गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़े थे दूसरा अध्याय, और दूसरा जो अध्याय था वो था मेसोपोटामिया की सभ्यता और उसका शहरी जीवन और लेखन कला। मेसोपोटामिया की हम बात करे थे तो मेसोपोटामिया में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, उसके बाद क्षेत्र, कल हमने परिचय पढ़ा था क्षेत्र, उसके बाद भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्र जिसको अपन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, और उसके बाद लेखन कला का विकास। ये पाठ का वर्गीकरण है। यानी मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबसे पहले उसके शाब्दिक अर्थ को पढ़ेंगे। उसके बाद उसके क्षेत्र और कौन कौन सी सभ्यता है उससे संबंधित उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसके जीवन को देखेंगे, कौन सा जीवन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जीवन, और इसके साथ यहाँ धार्मिक जीवन भी लिखते हैं। धार्मिक जीवन और उसके बाद लेखन कला का विकास और साहित्य उपलब्धि, ये बिंदु रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। मेसोपोटामिया शब्द है वो मेसोपोटामिया दो शब्दों से बना है। दो शब्द है, एक है मेसोज और दूसरा है पोटोमास। मेसोज और पोटोमास। मेसोज का मतलब है मध्य और पोटोमास का मतलब है नदी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ये दो नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित है। दोआब क्षेत्र में स्थित है। तो दोआब क्षेत्र की ये सभ्यताएं हैं। अब ये दोआब क्षेत्र किसका है? तो दोआब क्षेत्र दो नदियों का है। एक है टिग्रिस और दूसरी है यूक्रेटिस, जिसे हम क्या कहते हैं? दजला और फरात कहते हैं। यानी ये जो दो नदियों के क्षेत्र है, जो दोआब है, उसे हम क्या कहते हैं? दजला और फरात, जैसा कल मानचित्र में हमने दिखाया था। तो ये इसका क्या है? परिचय है कि ये सभ्यता जो है कैसी है? नगरीय सभ्यता। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं। इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या रहता है? भौगोलिक क्षेत्र, तो यदि हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि कल बात की थी, ये फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, और उसके बाद यहाँ कैस्पियन सागर, और ये जो क्षेत्र है यहाँ हम देखते हैं तो ये आ जाता है इधर एशिया भारत, इधर आ जाता है ईरान, और यहाँ पे आ जाता है इराक। जो वर्तमान इराक का क्षेत्र है
वर्तमान जो इराक का क्षेत्र है, उस वर्तमान इराक क्षेत्र में ये नदियां हैं दजला और फरात, और इसके बीच का जो भाग है, बीच का जो भूभाग है दोआब क्षेत्र, ये किसका भाग है? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का भाग है। तो पहला बिंदु हो गया अर्थ और दूसरा हो गया इसका। अब इसकी अवस्थिति देखते हैं कि अवस्थिति क्या है। जैसे ये दजला नदी और फरात नदियों के बीच का संगम का भाग है, बीच का दजला और फरात, यहां पर सर्वप्रथम कौन से लोग निवास करने लगे थे? तो वो लोग थे सुमेर। सुमेर लोगों की जाति थी जिसको सिमार कहा जाता था, सिमार। अब सिमार का उल्लेख कहां मिलता है? जैसा कि हमने कल देखा था कि सिमार का उल्लेख मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? पुराना ईसाई ग्रंथ है, और ये किससे संबंधित है? ये यहूदी से संबंधित है, यहूदी लोगों का, और इनकी भाषा है क्या? हिब्रू। यहूदियों की भाषा कौन सी है? हिब्रू है। ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें सिमार या सुमेर जाति का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले सिमार, सिमार के बाद दूसरी जो जाति है उसका उल्लेख मिलता है, वो है असीर या असीरिया। उसके बाद तीसरा जो भाग है वो है अकद, अकद। तो इसे हम क्या कहते हैं? सुमेरिया की सभ्यता। इसका जो पहला नाम है वो है सुमेरिया की सभ्यता। उसके बाद इसका दूसरा नाम है वो है असीरिया की सभ्यता, और इसका तीसरा नाम है वो है अकद की सभ्यता। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो सुमेर का क्षेत्र है और असीर का क्षेत्र है, ये इस दोआब क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। दजला और फरात के बीच में जो असीरिया और सुमेर का जो भूभाग है वो दक्षिण का भाग है, और ये दक्षिण का भाग क्या अत्यधिक उपजाऊ है। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से व्यापार की प्रक्रिया भी इस नदियों के माध्यम से प्रारंभ होने लगी, और इस तरह से धीरे धीरे यहाँ उत्पादन अधिक हुआ और नगरों का यहाँ विकास हुआ। और नगरों का विकास होने से सुमेरिया की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर एक बेबीलोन नगर बसाया गया, और बेबीलोन नगर के कारण इसे बेबीलोनिया की सभ्यता कहा गया, बेबीलोनिया की सभ्यता। यदि हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के पुराने सभ्यताओं के नाम देखें तो इसमें आएगी सुमेरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, अकद की सभ्यता, और एक कैल्डियन क्षेत्र है, कैल्डियन की सभ्यता। ऐसे 4 नाम हैं। लेकिन यदि आधुनिक सभ्यता के रूप में देखें तो इसका नाम है बेबीलोनिया की सभ्यता, यानी सुमेरिया की सभ्यता, और असीरिया की सभ्यता का जो क्षेत्र है, यानी दजला फरात का जो दक्षिण का क्षेत्र है, वो मिलकर के एक उपजाऊ भूभाग है। वहां पर एक नगर बसा बेबीलोन, और उसी के आधार पर इसका नाम क्या हो गया? बेबीलोनिया का क्षेत्र हो गया, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? इराक गणराज्य में पड़ता है। यूनियन ऑफ इराक के इस क्षेत्र जो है, जिसे इराक का गणराज्य, सीरिया, सूडान, जॉर्डन, ये पूरे क्षेत्र जो इराक गणराज्य के भाग है, वहां पर ये क्षेत्र पड़ता है। तो हमने इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात की, सभ्यता के क्षेत्र की बात की, सभ्यता के अर्थ की बात की। अब हम आगे बात करते हैं कि सभ्यता की कहानी क्या है, ये सभ्यता किस तरह से आगे बढ़ी। यानी सभ्यता की अपन बात करते हैं, सबसे पहले धार्मिक जीवन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की धार्मिक जीवन की बात करते हैं। यदि हम समय की बात करें कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है, तो इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता,
क्योंकि यहां हम देखते हैं कि 7000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व क्या हुआ, यहां पर विशाल खेत विकसित हुए, खेत विकसित हुए, यानी कृषि शुरू हुई, कृषि का कार्य। उसके बाद हम देखते हैं 6000 ईसा पूर्व यहां नगरीय जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं, नगरीय जीवन। और जो पहली जो सभ्यता विकसित हुई उसका नाम असीरिया, सुमेरिया, असीरिया, सुमेरिया या असीरिया, ऐसे करके हम देखते हैं 3200 ईसा पूर्व यानी 3200 ईसा पूर्व में हम देखते हैं बेबीलोनिया, बेबीलोन की सभ्यता। इसके बाद हम क्या देखते हैं, आगे ये प्रक्रिया चलती रहती है और आगे जाकर हम देखते हैं 231 ईसा पूर्व में हम देखते हैं सिकंदर यहां आता है। तो ये देखता है कि ये नगर उजड़ा हुआ है, यानी ये सभ्यता समाप्त हो गई है। तो इस सभ्यता के कालखंड को देखा जाए तो सभ्यता का कालखंड बहुत ही लंबा है। इस सभ्यता के तथ्यों की खोज की हम बात करें तो इस सभ्यता के तथ्यों की खोज की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसके एक अभिलेख मिला जिसका नाम है बेहिस्तून का अभिलेख, बेहिस्तून का अभिलेख, बेहिस्तून का अभिलेख जो 1840 ईस्वी में रॉलिंसन के द्वारा खोजा गया। रॉलिंसन ने 1840 में बेहिस्तून का एक अभिलेख बेबीलोन के क्षेत्र में खोजा, तब ये सभ्यता जो है वो प्रकाश में आई, सामने आई। तो इस तरह से सभ्यता का परिचय पूरा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसका धार्मिक जीवन। देखिए धार्मिक जीवन की हम बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में आता है एक कहानी आती है जिसका नाम है नोआ की कहानी या उत्तना पिस्तम की कहानी, उत्तना पिस्तम की कहानी या नोआ की कहानी। यहां एक महाकाव्य, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य जिसका नाम है गिलगेमिस महाकाव्य। गिलगेमिस महाकाव्य, परीक्षा में सवाल आएगा गिलगेमिस महाकाव्य क्या है। ध्यान रहे गिलगेमिस महाकाव्य है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का महाकाव्य है। अब हम ये देखते हैं कि गिलगेमिस महाकाव्य में ये जो गिलगेमिस है इस महाकाव्य का नायक है, नायक माने हीरो। इस गिलगेमिस जब शासन करता है तो गिलगेमिस का एक प्रतिनिधि एनकंडू ये आता है, और ये जो एनकंडू है ये इसका सिर है वो बैल का है, सिर बैल का, और इसके बाद इसका शरीर है वो मानव का शरीर है। अब ये एनकंडू गिलगेमिस से लड़ने के लिए आता है और इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। और संघर्ष होते होते क्या होता है, संघर्ष की प्रक्रिया में ये गिलगेमिस है वो पाताल लोक में चला जाता है। और पाताल लोक में चला जाता है तो फिर पाताल लोक में एक देवी है इनाना देवी, इनाना देवी पाताल लोक की देवी है जिसका नाम है इनाना देवी। अब इनाना देवी के सामने गिलगेमिस बंधक बन जाता है, तो गिलगेमिस को लाने के लिए जाता है एनकांडू, और एनकांडू गिलगेमिस का मित्र बन जाता है, और एनकांडू गिलगेमिस को ले तो आता है लेकिन एनकांडू को श्राप मिलता है उस इनाना देवी का, और श्राप के कारण एनकांडू की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो गिलगेमिस ये सोचता है कि मुझे क्या करना है,
मुझे नहीं मरना है, मुझे जीवित रहना है, यानी मुझे अमरता की प्राप्ति करना है, मुझे अमर रहना है। और अमर रहने के लिए गिलगेमिस को क्या चाहिए? अमर रहने के लिए गिलगेमिस को एक पादप चाहिए, पौधा, जो अमर ऐसा पौधा है जिसके पत्तों के रस को पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है। और वो पौधा कहां पर है? पृथ्वी पर है। अब गिलगेमिस पृथ्वी पर आता है तो गिलगेमिस को ये पता चलता है कि उत्तनापिष्टम अमर है। कौन अमर है? उत्तनापिष्टम अमर है। तो वो गिलगेमिस जो है उत्तनापिष्टम के पास जाता है और उत्तनापिष्टम को पूछता है कि आपका जीवन परिचय क्या है, आपकी कहानी क्या है। तो उत्तनापिष्टम ये बताता है कि इस पृथ्वी पर जब देव समूह थे और देव समूह ने आतता शुरू कर दी, उसमें प्रलय हुआ और प्रलय होने से पृथ्वी पर जल प्लावन हुआ। जल प्लावन। देखिए नोवा की कहानी, कल मैंने आपको बताई थी नोवा की कहानी, जो किसका है? ओल्ड टेस्टामेंट का है, ओल्ड टेस्टामेंट। और मनु की कहानी, भारत में ऐसी मनु की कहानी है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ है, उसमें नोवा की कहानी है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में उत्तनापिष्टम की कहानी है, वो एक जैसी है। अब उत्तनापिष्टम ये बताता है कि मैं जल प्लावन हुआ तो एक नाव लेकर के आया और मैंने लोगों को, मनुष्य को सुरक्षित रखा और उसके बाद ये मानव सृष्टि बनी और मैं आज भी जीवित हूं। तो गिलगेमिस ने उत्तनापिष्टम को पूछा कि आप जीवित अभी तक किस कारण से हैं? तो उत्तनापिष्टम गिलगेमिस को बताता है कि इस तरह का एक पौधा है जो दूरस्थ समुद्र तट पर मिलता है और उस समुद्र तट के पौधे को ला करके और उसको पीने से क्या होता है? उसको पीने से अमरता प्राप्त होती है और कभी मर नहीं सकते। अब गिलगेमिस गए समुद्री तटीय क्षेत्रों में, वो पौधा लेकर के, जड़ी बूटी लेकर के आए। जब वो लेकर लौट रहे थे तो थकान हुई इनको, गिलगेमिस को, और थकान हुई तो वे एक तालाब पर स्नान करने लगे और जड़ी बूटी को रख दिया। और स्नान करने लगे तो पीछे क्या है? जड़ी बूटी को सर्प आया, सांप आया और सर्प उसको खा गया। अब देखिए कैसी कहानियां। सर्प उसको खा गया और सर्प को खाने से सर्प को अमरता प्राप्त हो गई। सर्प कभी मरेगा नहीं, इसलिए आज भी कहावत चलती है कि सर्प कैंचुली बदलता है। सर्प कभी मरता नहीं है, सर्प अमर है और वह सिर्फ कैंचुली बदलता है। वो इस गिलगेमिस कहानी से, इस तरह की कहानी आज भी चलती है हमारे भारत में, आम लोगों में इस तरह की कहानियां चलती है कि सांप कैंचुली बदलता है, मरता नहीं, सांप को अमरता प्राप्त हो गई। अब एन कंडूक के समान ही किसकी मृत्यु हो गई? गिलगेमिस की मृत्यु हो गई। तो इस तरह की एक कहानी आती है इसके धार्मिक जीवन में कि उत्तनापिष्टम एक देवदूत है और गिलगेमिस एक राजा है, एनकंडू एक राजा है। संघर्ष करते हैं, कभी अमर नहीं रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मृत्यु निश्चित है। उत्तनापिष्टम ने अमरता को प्राप्त कर रखा है और यहाँ की पाताल लोक की देवी है इनाना, और यहाँ का मुख्य देवता है वो है सूर्य देवता, जिसको हम उर कहते हैं। उर, जो उससे उरुक नगर बना, बेबीलोन का सबसे प्रसिद्ध नगर है उरुक नगर, वो सूर्य देवता के नाम से स्थित है। और इनका जो भौगोलिक क्षेत्र था, सबसे उपजाऊ भूभाग था, जिसे हम क्या कहते हैं? भौगोलिक क्षेत्र। उससे उत्तरी क्षेत्र में जो स्टेपी घास क्षेत्र था, स्टेपी घास पशुपालन के लिए सबसे प्रसिद्ध था, स्टेपी घास। और इस स्टेपी घास का जो देवता था वो था ड्रैगन देवता, ड्रैगन देवता। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र का देवता है ड्रैगन देवता, और मेसोपोटामिया की देवी है वो इनाना देवी। और मेसोपोटामिया का जो यहाँ उत्तनापिष्टम में अमरता को प्राप्त किया हुआ देवता है, और उर जो सूर्य देव है, जो मेसोपोटामिया का सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। इसलिए स्टेपी घास के क्षेत्र में जो राजा आए, उन राजाओं ने, जैसे जिम्ब्रिलिज्म है, सोबरनिज्म है, ऐसे राजा बाद में हम अध्ययन कर रहे हैं राजाओं का, तो वो राजा आते हैं तो वो क्या करते हैं? ड्रैगन के मंदिरों का निर्माण करवाते हैं या सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ धार्मिक जीवन में एक देवताओं के मनवाने की, प्रकृति देवों के मानने की परंपरा थी,
और यहाँ मंदिरों की परंपराएं भी प्रारंभ हो गई, यानी यहाँ मूर्ति पूजा भी है, अंधविश्वास भी है, लेकिन देवताओं को जो रूप माना जाता है वो प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। और वो प्रकृति के स्वरूप जो कैसा है, हमारे भारत में देवताओं के समान है। जैसे उत्तरापृष्ठम की कहानी और नोवा की कहानी है वो भारत की मनु की कहानी के समान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताएं हमारी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती सिमिलर है, यानी उसके समकक्ष या उसके समान मानी जाती हैं। कल हम आगे इसको देखेंगे कि इसके किस तरह से सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन किस तरह का है, उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।